तो हम बात करेंगे क्लास। हाँ जी। नहीं नहीं, ये अलग है बेटा, है ना। ये मैंने कंप्यूटर से निकाला हुआ है ना। मतलब आपको एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको आपका टॉपिक देखना है। सिलेबस से टॉपिक उठाइए, टॉपिक को सर्च कीजिए। आपको समझ में आ जाए वो टॉपिक, 1 से 2 पेज का हो, उसको नोट्स के रूप में ऐड कर लीजिए आपके। ठीक, कहाँ से है कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब पूरी दुनिया खुली हुई है। आप कहीं से भी अपना कंटेंट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल है लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कि आप अपने पेन को सामने रख सकते हैं। आप उस पेन को कितने एक्सिस पे घुमा सकते हैं। और याद रखिए, मैंने कहा था घुमाने पे मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट में परिवर्तन होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलना चाहिए। तो अगर आपका सिंपल पेन है जैसे ये है, तो हम इसको 3 एक्सिस पे, हमारे पास अवेलेबल 3 एक्सिस है। एक दो एटम को पास करता हुआ बॉन्ड एक्सिस, इस पे ऐसे ऐसे रोटेट करो तो कुछ नहीं होना है। लेकिन इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं, तो ये इस अक्ष पे घूम रहा है जैसे पंखा घूमता है। पर इसके अलावा मैं इसको ऐसा भी घुमा सकता हूं। तो आप नोटिस करें, चाहे ऐसा घुमाइए या ऐसा घुमाइए, इन दोनों परिस्थितियों में, जैसे पंखे को ऐसे लटकाने की बजाय ऐसे कर दिया हमने, ऐसे दोनों ही परिस्थितियों में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आने वाला परिवर्तन सेम होगा। तो हम कहेंगे एक लीनियर मॉलिक्यूल में अगर आप इसका रोटेशन ऐसा करते हैं तब तो कुछ रिजल्ट आएगा आपका। पर अगर आप ऐसा रोटेट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। ये आपका है आई ए लाइन। जो मेन एक्सिस हम मानेंगे वो लाइन होगी जो ज्यादातर एटम्स से पास हो रही है। ठीक है ना। ज्यादातर एटम से पास, तो ये दोनों एटम को क्रॉस करने वाली लाइन है। ये हमारा आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस बता रही है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन वाई एक्सिस बता रहा है आई बी। और अगर मैं इसको ऐसा घुमाऊं, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर और नीचे, दैट इज जेड एक्सिस, तो ये आई सी है। तो यहां हम नोटिस करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, एटम लीनियर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल की खासियत होती है कि एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में होता है। दूसरी बात, 3 डायरेक्शन हो सकते हैं यहां रोटेशन की। देयर मे बी 3 डायरेक्शन एक्सिस। सेकेंड, देयर कैन बी 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहला एक्सिस कौन सा है? बॉन्ड एक्सिस। इसी को हम आई ए कहेंगे। दूसरा है आपका परपेंडिकुलर, एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। एंड टू एंड में लिख दे रहा हूं, रोटेशन ऑन प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज जेड एक्सिस आई सी। बी हो गया। तीसरा रोटेशन कौन सा हो सकता है? यह हो सकता है एंड टू एंड रोटेशन, राइट एंगल टू द प्लेन, ऐसे एंड टू एंड रोटेशन ऑन
एंड टू एंड रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज y एक्सिस आई बी। यहां पर आई ए जनरली 0 होता है, आई बी और आई सी की वैल्यू बराबर होती है। यह है आपका लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में रोटेशन की जानकारी। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा भाई? इसके एग्जाम्पल में आएगा आपका, यहीं पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, HCl एक बढ़िया एग्जाम्पल है, OCS थायोसाइनेट, ठीक है, तो इसको मिटा दो। तो पहला हो गया लीनियर मॉलिक्यूल। दूसरा हम देखेंगे सेकेंड है आपका इसी में सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अगर हम ऊपर टॉप एक्सिस से हाइपोथेटिकल लाइन लें तो वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे आपके पास एग्जांपल है CFH3, CFH3 हो गया, BCl3 हो गया आपका, ये एक बढ़िया एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा NH3 इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल। हम बात करेंगे CFH3 की, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। कार्बन सेंटर में है, फ्लोरीन टॉप पे रखते हैं, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज्ड हैं। याद रखिए तीनों हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि आप अपना पंखा ले लीजिए और उसके तीनों पैनल्स को नीचे थोड़ा थोड़ा झुका दें, ये बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ऊपर जहां वो जुड़ा हुआ है आपके सीलिंग से, वो है फ्लोरीन। तो अगर आप इसको इस एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है आई ए। अब इस एक्सिस पे रोटेट होने पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला घूम के इसकी जगह पे आ जाएगा, रोटेशन होगा, है ना। 3 बार चेंज होगा। पहला हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद दूसरे में आ जाएगा, एग्जैक्टली वैसी दिखेगा, फिर इसकी जगह से यहां जाएगा एग्जैक्टली, और तीसरी बार यहां आएगा। तो 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे एंड द फोर्थ वन विल बी आइडेंटिकल। तो 2 वर्ड्स में हम डिफरेंस करते हैं, पहले तो क्लियर कर लें। देयर आर 2 वर्ड्स विच यू विल यूज, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट यानी तुल्य संरचनाएं, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, समान, समान नहीं बोलेंगे, वही संरचना। जैसे आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल को ले लें, OH, इस एक्सिस पे घुमाइए तो 180 डिग्री जब हम इसको घुमा लेंगे तो क्या होगा, ये वाटर, ये हाइड्रोजन इसकी जगह, ये हाइड्रोजन इसकी जगह आ गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन एटम ही आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ये वो वाला हाइड्रोजन एटम नहीं है जो यहां से चला था। ये वाला हाइड्रोजन तो चल के कहां पहुंच गया, ये दोनों संरचनाएं जो हैं
ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि 180 डिग्रीज घुमाने पे ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहां चला गया है और ये वाला घूम के यहां आ गया है। तो ठीक है, जगह तो बदल गई, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन है। कोई बाहरी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि संरचना में कोई चेंज आया है। तो इस तरह की संरचनाएं जिसमें घूर्णन के बाद एक समूह का स्थान उसी के जैसा दूसरा समूह ले ले, एक परमाणु का स्थान उसी के जैसा दूसरा परमाणु ले ले, इस तरह की संरचनाएं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगी। अब हम एक बार 180 डिग्री और घुमाते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब पहले ये वाला हाइड्रोजन 180 डिग्री घूम के यहां पहुंच गया था, तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। फिर 180 डिग्री घुमाया तो ये वाला अपनी जगह पे फिर से घूम फिर के वापस आ गया। तो अब जो स्ट्रक्चर मिला वो एक्चुअल में पूर्व संरचना ही है, क्योंकि रोटेशन के बाद उस हाइड्रोजन की जगह पर वही हाइड्रोजन घूमकर आ गया है। तो जब सेम एटम अपनी जगह पर आ जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, इक्विवेलेंट नहीं कहलाता। ठीक है ना? तो बहुत माइनर डिफरेंस है। एक समूह या एटम को हटाकर उसकी जगह उसके जैसा ही दूसरा और कोई दूसरा समूह आ जाए, दूसरा परमाणु आ जाए, लेकिन वैसा ही हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन आ जाए, मीथेन को हटा के मीथेन आ जाए, मेथिल को हटा के मेथिल, तो समझेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। लेकिन घूम फिर के वही एटम अपनी पुरानी जगह पे आ जाए तो हम कहेंगे आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए। ये IA हो गया। अब आप इसको और कैसे घुमा सकते हैं? तो अब आप इसको घुमा सकते हैं हाइड्रोजन के एक्सिस पे, है ना? अगर आपने फ्लोरीन को हेड माना, टॉप माना, तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हो गया। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में अगर हम नोटिस करें तो इसको हम जब रोटेट कराते हैं तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता। बाकी दो एक्सिस पे अगर हम इसको रोटेट करें, से ऐसा रोटेट कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा? पूरा 3 का ग्रुप ऊपर, 1 का नीचे, ऐसे ऐसे आएगा, है ना? तो रोटेशन से फर्क पड़ेगा। IB ऐसे भी घुमाऊं अगर मैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़े देर घूमने के बाद हाइड्रोजन फ्लोरीन की जगह पे, फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे, ऐसे होगा। तो 3 एक्सिस पे आपको घुमाना है और आपको देखना है किस एक्सिस पे घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। तो हमने नोटिस किया कि यहां 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, पहली संभावना हमारी है कि IA बहुत कम है IB और IC से, जैसा कि आप किसमें देखेंगे, CFH3 में। ठीक है, मेथिल फ्लोराइड में। इस तरह की संरचना को हम कहते हैं प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। कभी कभी उल्टा होता है, IA ज्यादा होता है, IB और IC तो बराबर ही होंगे। इसको हम बोलते हैं ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप का एग्जाम्पल आपको दिया गया है ट्राइक्लोराइड विथ एन लेयर टाइप इज बोरॉन, जैसे BCl3 आप देखो। याद रखना, इसको टॉप मान के चलेंगे हम, है ना? तो यहां टॉप पे बोरॉन है, तो जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा। ये आपका IA है, इसमें तीनों बोरॉन के मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे, ठीक, इक्वली।
इसके बाद एक तरीका आपका है ऐसा रोटेट करने का, और एक तरीका है कैसा, ऐसा रोटेट करने का। तो अगर आप क्लोरीन के एक्सिस से लेके घुमाएं, तो दोनों, किसी भी क्लोरीन को आप सेंटर में लेके घुमाएं तो दो क्लोरीन बराबर ऐसे ऐसे रोटेट होंगे। वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो क्लोरीन के बॉन्ड्स का रोल होगा, दैट इज वाई वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तीनों स्ट्रेच या बेंड होंगे वहां ज्यादा मिलेगा। तो आई ई ग्रेटर, आई बी और आई सी इक्वल, ऑब्लिक सिमेट्रिक टॉप। ये हो गया आपका दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है स्फेरिकल टॉप। पहला लीनियर, दूसरा सिमेट्रिक टॉप, तीसरा स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप। मेथेन बहुत बढ़िया एग्जांपल। अब आप मेथेन को ले लें, इसमें आप कहीं से भी घुमा लें, किसी भी परमाणु को हेड मान के घुमा लें, आप पाएंगे सब जगह इक्वल है और सब जगह लगभग जीरो है। तो इसलिए यहां पर आई ए इक्वल्स टू आई बी इक्वल्स टू आई सी होता है। ठीक है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन पे एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे अगर हम रोटेट करें और तीनों पे वैल्यू इक्वल मिले तो हम कहेंगे ये क्या है, स्फेरिकल टॉप है। चौथा हम देखते हैं, इसी में आपका है एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप, तो एसिमेट्रिक टॉप का एक एग्जांपल जो है वो आपके पास है, ज्यादातर मॉलिक्यूल इसी टाइप के हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CHCl। आप देखो C डबल बॉन्ड C H H HCl, कहीं से भी घुमाओ कुछ बराबर नहीं मिलना। न तो आई ए अगर मैं ऐसा घुमाता हूं तो 180 डिग्री के बाद Cl इसकी जगह, ये इसकी जगह ले लेगा, इक्विवेलेंट नहीं है। मैं ऐसा रोटेट करता हूं तो ये तो बराबर घूम रहा है क्योंकि बराबर दोनों साइड परमाणु है, लेकिन इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा घुमाऊं, पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल ऐसा घुमा दिया जाए तो भी आप देखो कि Cl H की जगह लेगा, फिर ऐसे घूम के आएगा। तो तीनों ही अनइक्वल है, आई ए बराबर नहीं है आई बी के, ये आई बी बराबर नहीं है आई सी के। इस तरह का मॉलिक्यूल कहलाता है एसिमेट्रिक टॉप। ज्यादातर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक टॉप टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये तो हो गया आपके सिलेबस में, सॉरी सिलेबस देख लूं मैं। सिलेबस छूट गया है, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद हमको जानना है रिजिड रोटर। आपको बीएससी फाइनल ईयर की बुक उठानी चाहिए, और बीएससी फाइनल ईयर में आप आएंगे स्पेक्ट्रमिकी 1। स्पेक्ट्रमिकी 1 में जब आप आएंगे तो वहां आपको पेज नंबर 601 MM टंडन का जो है बुक आपका, शिवलाल अग्रवाल, टंडन राठौर सक्सेना, इसकी बुक में आपको घूर्णन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और घूर्णन स्पेक्ट्रा के बाद आपको पढ़ना है दृढ़ रोटेटर के ऊर्जा स्तर, यानी कि रिजिड रोटेटर। क्या मतलब है रिजिड रोटेटर का? रिजिड रोटेटर का मतलब हम ये मानते हैं एक
ऐसा मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, जिसको रोटेट करने पे, उसके एक्सिस पे रोटेट करने पे उसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। रोटेशन होने पे बॉन्ड लेंथ में अगर कोई चेंज न माना जाए, याद रखिए ऐसा होता नहीं है, पर हमने माना है कि हमारे जो मॉलिक्यूल है घुमाने पे उसके बॉन्ड की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कैन से ये एक रिजिड रोटेटर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेट वी हैव a heteroatomic diatomic molecule। से HCl। तो स्वाभाविक तौर पे एक तरफ छोटा मॉलिक्यूल और एक तरफ क्या होगा? एक तरफ छोटा एटम और एक तरफ बड़ा एटम होगा। इसके मास को m1 मानिए, इसके मास को m2 मानिए। तो अब बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस चीज को बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चीज होती है जिस पॉइंट पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टिकाऊं तो ये सीधा टिका रहेगा। तो स्वाभाविक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ हो, तो अगर दोनों साइड बराबर होंगे, मॉलिक्यूल एटम्स बराबर मास के होंगे, तो बीचों बीच होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर एक तरफ भारी एटम है, एक तरफ हल्का एटम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा भारी एटम के नजदीक होती है। ठीक? तो मान लीजिए दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक साइड के डिस्टेंस को हम r1 मान लेते हैं, दूसरे साइड से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को r2 मान लेते हैं। तो जो टोटल r है वो होगा r1 प्लस r2। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं हम, यहां ये बताया गया कि सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स है और इसकी पोजीशन अनचेंजेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। दृढ़ या रिजिड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो अनचेंज रहता है। रोटेशन से बॉन्ड की लेंथ या बॉन्ड के डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। दैट इज वाई हमने वर्ड यूज किया है रिजिड। अब हम देखते हैं आगे। हम सबको पता है कि दोनों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसकी खासियत होती है कि अगर हम इस पॉइंट से इसको रोटेट करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दोनों साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है। ठीक है ना? तो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी moment of inertia for both sides is equal। यानी m1 r1 इक्वल टू हो जाएगा m2 r2। इक्वेशन नंबर 1। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी m1 वाले जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो r डिस्टेंस पे होता है वो m1 r1 के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया मैंने? ये है मोमेंटम, सॉरी, ग्रेविटी मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम। संवेग, मोमेंटम मीन्स संवेग, मास इनटू ग्रेविटी। अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले साइड के लिए होगा फॉर फर्स्ट एटम
m1 r1 square and m2 r2 square for second atom. Total moment of inertia I इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं इसको I1 मान लेता हूं और इसको I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू, ठीक है मैं ऊपर लिखता हूं, यहां शायद ना दिखाई दे, दैट इज इक्वल टू I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि R1 प्लस R2 दोनों साइड अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा फैला के लिखें तो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m1 R1 R1 प्लस m2 R2 R2, स्क्वायर है उसको दो बार लिखा जा सकता है, बट m1 R1 इज इक्वल टू क्या होता है m2 R2। तो हम क्या करेंगे, एक जगह या दोनों जगह हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे m1 R1, ठीक, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। वी नो दैट m1 R1 इक्वल्स टू m2 R2, तो m1 R1 की जगह आप क्या रख दीजिए, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा m2 R2 R1 प्लस m1 R1 R2, लिख सकते हैं ना, एक्सचेंज कर दिया हमने। एक्सचेंज करने से क्या हुआ कि कुछ चीजें कॉमन निकल आई। क्या कॉमन निकल आया, R1 R2 कॉमन निकल आया, और यहां बच गया आपके पास I इक्वल्स टू R1 R2 ब्रैकेट M2 प्लस M1, या M1 प्लस M2 भी लिख सकते हो आप इसको, यहां तक कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 3, आप चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अच्छा, बट R इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2, ये देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हम R2 इज इक्वल टू अगर निकालें तो लिख सकते हैं R माइनस R1, R माइनस R1 अगर रख दिया जाए तो हमारे पास M1, ये हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, तो यहां R2 की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं दैट इज M2 R माइनस R1। सॉल्व करते हैं, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R माइनस M2 R1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा ये ज्यों का त्यों, M2 R इक्वल्स टू M1 R1 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा M2 R1, यहां पर M2 R इक्वल्स टू मैं यहां लिख सकता हूं M1 प्लस M2 R1 कॉमन, ठीक है, ये लिखा जा सकता है हमारा M2 R इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा M1 प्लस M2 R, ये हो गया हमारा। अब R1 इक्वल्स टू मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं, R1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 R अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन 4, ये लो पहुंच गए यहां, R1 निकल गया। इसी तरीके से R2 निकाल सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आई होप ले लिया होगा। अब हम इसी तरीके से सिमिलरली
R2 इक्वल्स टू निकलेगा आपका M1R अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 5। इसकी वैल्यू को हम कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3, हमको मिल जाएगा I इक्वल्स टू R1 की जगह हम लिखेंगे M2R अपॉन M1 प्लस M2 इंटू M1R अपॉन M1 प्लस M2 इंटू बचा क्या हमारे पास? M1 प्लस M2, M2 M1, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। एक कैंसिल कर दो, आपके पास आया I इक्वल्स टू M1 इंटू M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहां पर I इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अलग करके लिख सकते हैं, यही लिखता हूं मैं, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। दिस M1 प्लस M2 इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? म्यू से, और इंटू R स्क्वायर। नाउ वेयर म्यू इज रेड्यूस्ड मास, इसको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड मास, यानी कि ये इनका अनुपात है, ये वाला। तो ये हमारा